ओके, सो शुरू हो गया है। सबको मेरी आवाज सही आ रही होगी? ठीक है। और ठीक है, कैमरा भी सही है। ओके, ऑल एप्लीकेशंस ओके, सब सही है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड 10th के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ी बहुत आपको बात करी थी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो आप लोग थोड़ा बहुत तो उसको जान चुके हो कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, किस तरह से होता है। हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर खत्म करेंगे, उसके सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले, तो यू डोंट नीड टू वरी। अच्छा, दूसरी बात, थोड़ा बहुत पहले रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने बताया था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसमें से दोस्त इलेक्ट्रिक करंट बना। कि भाई कैसे हुआ, तो पहले फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ और इलेक्ट्रिक करंट। वो नहीं आता बेटा सीरियल के पहले रिकैप, उस तरह से ये पूरा रिकैप आप लोगों को दे दे रहा हूँ। ठीक है, फटाफट रिकैप देख लेंगे 2 से 5 मिनट में, उसके बाद नए टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक करंट बन गया। और ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, और आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो, वो पीडीएफ जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा क्लासरूम में। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं आएगी। क्लियर दोस्त? ओके। अब 2 चीजें हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। उन दोनों की फॉर्मूला और यूनिट, जिसके चार्ज का हो गया कूलम और करंट का हो गया दोस्त एम्पियर। ठीक है, तो ये चीज भी हमको पता है। 1 मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ केस में सारी चीजें आप लोगों को मैंने बता दी थी। ठीक है, बाद में न्यूमेरिकल्स पार्ट है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब यहाँ के और यहाँ पे कुछ करंट का डिफरेंस चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा? कुछ डिफरेंस चल रहा होगा, उसकी वजह से जो जनरेट होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट इज, अगर वाटर के केस में बात करो तो भाई ग्रेविटी की वजह से भी डिफरेंस जो है वो न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ किसकी वजह से हो सकता है? इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में वोल्टेज, वोल्ट मीटर, वोल्ट उसका ऐसा यूनिट, और साइंटिस्ट भाई का नाम भी वोल्ट था। ये सारी बातें हमने आपको बता दी थी। अच्छा, रजिस्टर बहुत ही सही से पढ़े थे, ओहम्स लॉ, ओमेगा। ठीक है, आर वी बाय आई। बाद में पैरेलल रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस, उसका ये डिफरेंस है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो। फिर उसके डायग्राम्स, ठीक है, स्पेशल फॉर्मूलास जो हमने लिखवाई थी। ठीक है, सीरीज के लिए देख लीजिए भैया, पैरेलल के लिए देख लो। सब चीजें, मोस्ट ऑफली सारी चीजें मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे ट्राई की है कि आप लोगों के लिए क्लियर कर दे या इजी वे में कर दे। ठीक है, तो अब ये वही एक अच्छा सा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। ठीक है, कि कैसे होता है एक्चुअली, कैसी होती है सारी चीजें, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दिया कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने बात की थी। देन रेजिस्टिविटी के लिए बात की थी, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का जो चीज थी उसके बारे में बात की थी। बाद में बताया था कि भाई सीरीज और पैरेलल रेजिस्टर का क्या यूजेस है, क्या नहीं है। ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे यूज की। ओके, ठीक है, 12.3, 12.4 एंड लास्ट ये खत्म हुआ था। ओके, आज हमको बात करनी है 12.5 एग्जांपल से। ठीक है, पहले हम लोग थोड़े एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, प्रैक्टिकल यूजेस उसके, और बाद में इलेक्ट्रिक पावर करके सारी चीजें करके खत्म करेंगे। ठीक है, हो सकेगा ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा तो एंड तक देख लेना। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। ठीक है, लेंथ इसकी क्या बनाई है दोस्त? 1 मीटर बताई हुई है, देखो। ठीक है, अब रेजिस्टेंस कितना बताया हुआ है? 26 ओहम बताया हुआ है। एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। भले इसका कोई यूज नहीं है लेकिन हमें लिखना चाहिए। अच्छा, बहुत से बच्चों ने मुझे पूछा था कि सर टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन है कि रेजिस्टिविटी के साथ रिलेशन है? तो थोड़ा रेजिस्टिविटी वाला पैराग्राफ एक बार टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेना, और इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने ये रिलेशन बताया हुआ है प्रॉपर्ली। ठीक है, तो एक बार जरूर देखना तो क्लियर हो जाएगा। मैं अभी तो बताऊंगा ही इस सब में, लेकिन वहां पे एक बार फिर से देखना। एक्चुअली सोच में, आप लोगों को सोच में होना चाहिए। ठीक है, कि भाई सर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, क्यों बनाया है रेजिस्टेंस। जब ये चीजें मालूम करेंगे, मतलब आप लोग पता करोगे ना। ठीक है, मतलब जो बोलते हैं ना कि सब्जेक्ट के प्रति आपको, मतलब सब्जेक्ट के जो होती है ना, सब्जेक्ट के चीज में आपको होना चाहिए कि भाई ये सीखना है सर, ये सीखना है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही सब्जेक्ट पढ़ लो, बहुत पढ़ लो, बहुत पढ़ लो, कुछ ज्यादा पढ़ लो, ये नहीं होगा।
बट जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो एक बार सोचो यार कि क्वेश्चन से हटके भी सोचो कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये शायद कॉम्पिटिटिव अप्रोच भी डेवलप करेगा आप लोगों में और 11th-12th में जरूर मदद करेगा। भैया देखो डायमीटर आपको दिया हुआ है 0.3 mm में दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल एट दैट टेम्परेचर? क्या पूछा है दोस्त हमको? रेजिस्टिविटी पूछा है। चलिए भाई थोड़ा पेन का कलर बदल देते हैं, ठीक है। यूजिंग टेबल 12.2 प्रिडिक्ट द मेटल ऑफ द वायर। अब 12.2 टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर से आपको मेटल कौन सा है वायर का ये बताना है। अब उसमें एलॉयज भी है, कंडक्टर्स भी है, इंसुलेटर्स भी है, सारी चीजों के बारे में यहाँ पे आपको बताया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे टेबलेट में साथ ही साथ लिखता जाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, ओके। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये mm में है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 3 × 10⁻⁴ मीटर में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर है, इसको भी मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, डायमीटर को भी मीटर में। ये भाई देखो तो यूनिट में है, ये भाई देखो तो यूनिट में है। अच्छा 20 डिग्री सेल्सियस का क्या करेंगे, उसका कुछ करना पड़ेगा। बट यहाँ पे कहीं पे भी फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला लिखता हूँ तो R = रो L/A आपने देखा था, तो रेजिस्टिविटी कुछ RA/L होता है, ठीक है। तो ना इसमें कुछ टेम्परेचर का काम है, तो इसको यहीं पे अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस अपने पास है, हाँ भैया है, ठीक है। एरिया अपने पास है, एरिया तो सर है नहीं, कैसे निकालेंगे सर? लेंथ तो दी हुई है, वो तो चलो मिल गई। एरिया कैसे निकालेंगे सर? तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्मूला सजेस्ट करूंगा कि मैं यहाँ पे लिखूंगा R πd²/4L, बराबर है। तो आप लोग मुझे पूछोगे सर कि कैसे आई? बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया, एरिया को सब्स्टिट्यूट किया, समझे? क्या किया, एरिया सब्स्टिट्यूट किया। अब देखो πr² वाली फॉर्मूला भी हो सकती है, इसको हाफ करके भी काम हो सकता है, बट क्यों हाफ करना? अगर सिंपली इसी वे से हो सकती है ये फॉर्मूला, अगर आप लोग स्पेशल केस के लिए याद रख लो इसके लिए तो भी हो सकता है, ठीक है। हाँ अगर आप लोग थोड़े बड़े होते 11th-12th में होते तो मैं आपको जरूर बताता कि भाई ऐसे इक्वेशन करो, ऐसे डेरिवेशन करो, बट यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या की, सीधी एरिया की फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। अब सीधा यहाँ पे मैं सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करता जाऊंगा। R भैया 26/3.14 या 22/7 जो भी लेना हो आपको, ठीक है। कैलकुलेशन में इजी आपको पढ़ना चाहिए। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर मुझे 3.14 इजी पड़ता है, मैं पॉइंट ऐसे वैसे करने में मास्टर, ठीक है, कर सकते हो। अच्छा बहुत से बच्चे बोलते हैं नहीं सर मैं 22/7 करूंगा, ऐसे ऐसे करके कटिंग कर दूंगा, ठीक है, चौकड़ी रस डांडिया रस कर दूंगा, मेरी उसमें मास्टर। टोटली अपॉन यू, मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। आप लोग मैथमेटिकली जैसे इसको कंप्लीट करना है आप कर लो, ठीक है। डायमीटर आपको दे रखा है 3 × 10⁻⁴, उसको डबल कर दीजिए या 2 बार लिख दीजिए, ठीक है। कैसे इजी पड़ता है वो आप पे, 4 × 1 4 होगा, ठीक है। तो आपका कुछ यहाँ पे कुछ आंसर्स आ जाएगा, ठीक है। अब उसके ऊपर से मान लो आपका जो भी आंसर आया उसके ऊपर से आप टेबल पेज नंबर 207 पे, आपकी टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 207, अगर मतलब टेक्स्ट बुक पे अलग अलग 206 या 207, पुरानी टेक्स्ट बुक है उसमें 206 है, नई में 207 है। पुरानी इन द सेंस कुछ 17-18 की जो रिप्रिंट आती है, और ये लेटेस्ट है उसमें कुछ 207 के आसपास है, ठीक है। तो वहां पे से आप जाके चेक कर लो कि भाई आपका जो भी आया और उसका, और ये पीछे जो अपन के कंडक्टर्स, एलॉय और इंसुलेटर्स दिए हुए तो किसका मेल खा रहा है, ठीक है। मुझे याद है तो मैं आपको लिख देता हूँ कि मैग्नीज का मेल खाएगा, बराबर, मैंगनीज का, सॉरी, यस, मैंगनीज का जो है वो इसके साथ मेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए इजी हो गई, ठीक है। एक बार फिर से ये सम करेंगे, दिस इज द मोस्ट IMP सम अकॉर्डिंग टू मी, बराबर है, क्योंकि ये सम सबको आना ही चाहिए। बाकी सब सम में क्या सीधी फॉर्मूला रख दे रहे, ठीक है, तो उसमें कुछ मगजमारी ज्यादा है नहीं। अब इस फॉर्मूला में बहुत सी मगजमारी है, देखो फॉर्मूला कुछ ये है और ये है और हमको सब्स्टिट्यूट इसमें करना है। तो आप जैसे बच्चे मतलब जो पहली बार पढ़ रहे हो ना आप लोग, तो आपको क्वेश्चन होगा कि सर आपने किया क्यों, कि सर ये एरिया, तो मैंने क्या किया बेटा, बहुत इजी स्टेप किया। देखो एक बार फिर से लिख के बता देता हूं तो आपको इजीली याद रहता है, ठीक है। एक बार फिर से करेंगे,
मेरे साथ अगर हो सके तो पेन पेपर लेके ही बैठिए, अभी हम लोग सम्स ही कर रहे हैं तो आप उसमें गिन भी सको, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास उतनी स्पेस नहीं है कि मैं एक एक सम गिन पाऊंगा, ठीक है। मैं आपको उसको कैसे करना है उसकी 100% ट्रिक बता दूंगा। देखो R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये तुम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, बराबर। तो तुम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, कि भाई रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ठीक है। अब यहाँ पे R है अपने पास, देखो एल है अपने पास, एरिया नहीं है दोस्त, डायमीटर है अपने पास, ठीक है। एरिया पाई आर स्क्वायर भी हो सकता है, या फिर पाई आर स्क्वायर लगाओ तो भी चल सकता है, आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई एल भी चल सकता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एरिया इज इक्वल टू आर पाई डी स्क्वायर बाई 4L। अब 4L कैसे किया, तो D इज इक्वल टू 2R या R इज इक्वल टू D बाई 2। मेरे होशियार बच्चों को पता होगा कि एक्चुअली क्या किया है सर ने। देखो मैंने पाई डी स्क्वायर लिया, पाई का पाई दोनों साइड, यहाँ पे आर स्क्वायर है, देख रहे हो, यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो गया डी स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो वो जो डी स्क्वायर है, ठीक है, डी स्क्वायर, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं नीचे 4 लिख रहा हूँ, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगानी है, इतना दिमाग नहीं लगाना, अब ये बच्चों सबको क्लियर हुई बात, ठीक है। क्लियर 100%। ओके चलो नेक्स्ट में जाए। अच्छा 12.6 4 ओहम रेजिस्टेंस, आर कितना है 4 ओहम, वायर इज डबल्ड ऑन इट, a 4 ohm resistance wire is doubled on it, calculate the new resistance of the wire। अब लेंथ क्या हो गई है, डबल हो गई है, लिख सकते हो 2L अभी के लिए या 2X, नो मैटर, बराबर है। अब क्या करना है, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ओके ठीक है, इस तरह से कर देता हूं तो इजी पड़ेगा। अब करना कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करोगे, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। अब वो क्या है आपके पास 4 ओहम दे रखा है, ये वाला R1 वाला पार्ट, ठीक है, आप लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, R2 इज इक्वल टू रो, लेंथ कितनी हो गई है, डबल हो गई है, तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं L बाई टू बाई इंटू 2A, बराबर है बाई 2 है, अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। ओके तो अब उसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं 1/4 रो L बाई ए, बराबर है। ओके अब रो L बाई ए की जो है 4 वैल्यू है, तो यहाँ पे कर सकते हैं 1/4 इंटू 4, 4 4 कट, तो यहाँ पे कितना आया R1, तो R1 कितना है भाई 4 है, R2 कितना है भाई 1 ओहम हो रहा है। कुछ नहीं किया, सिंपल वे से किया हुआ, ठीक है। चल अब इतने कॉम्प्लेक्स सम्स आने वाले नहीं है, तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात रहेगी नहीं। अब इजी इजी सम्स है, रेजिस्टेंस वाले सम्स आ गए, चलो कर देते, ठीक है। ओके जरा क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, यार पेन बदलते हैं एक एक कलर से, मैं भी थक गया। चलो रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, कंडक्टर and a conductor or 4 ohm resistor are connected to a 6 volt battery। okay चल 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। कैलकुलेट ए, सबसे पहले ए में क्या कंडक्ट करना है, मतलब कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है। बी में क्या कैलकुलेट करना है भाई, करंट थ्रू द सर्किट मतलब आई कितना होता है। और सी में क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट कितना होता है। चलो R1 दिया रखा है, R2 कितना है 4 ओहम अकॉर्डिंग टू डेटा, बराबर है। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट कितना दिया है, तो क्या 6 वोल्ट दिया हुआ है। क्या ढूंढना है, पहले सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, ये वाला पार्ट ढूंढते हैं, तो ये वाला टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, या यहाँ पे लिख सकते हो ना R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अच्छा अब आप लोग मुझे क्वेश्चन करोगे सर ये तो सिर्फ किसकी फॉर्मूला आई, सीरीज की, आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला, तो टेक्स्ट बुक में दिया रखा है फिगर 12.9, आपको वहां से चेक करना है।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं भाई 20 + 4 24 ओहम। ये तो सर ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करना है तो कर लो, अपने पास उतनी जगह नहीं है कि तीनों साथ में हो सकेंगे। तो सबसे पहले फटाफट ए को नोट डाउन करो। ओके, अब बी को पकड़ते भाई, बी को चेक करते हैं कि किस तरह से करना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर वो पहले वाले सम्स जितना नहीं है। ठीक है, एक सम्स। ओके, अब बी को कैलकुलेट करो भैया। ठीक है, अब क्या ढूंढना है उसमें, आई ढूंढना है। तो फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। ठीक है, वी दिया रखा है, आर अपन के पास है, तो सिंपल लॉजिक है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। अभी वी तो अपने पास कितना गया 6, आर कितना आया था 24, 1 4 जा 24, जो भी आया वो तुम लोगों का आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्या करेंगे भाई, V1 ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है तो V1 और V2 दोनों ढूंढना पड़ेगा, मतलब कि थर्ड केस के लिए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप, इसको ले लेते हैं V1, और अंडर कंडक्टर इसको ले लेते हैं V2। ठीक है, चलिए फाइंड कर लेते हैं। V की फॉर्मूला क्या आएगी, तो क्या आएगा भाई, V किधर गया, V किधर गया, V, हाँ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ पे V1 है तो I इंटू R1 बराबर है। अच्छा, आई कितना है भाई, आई कितना है, आई कितना है, किधर गया, आई आई आई, ओके 0.25 कुछ आता है इधर। ठीक है, आप लोगों ने तो ढूंढा नहीं होगा और मुझे ढूंढना पड़ेगा। 0.25, R1 कितना है भाई 20। लगाओ चौकड़ी रास डांडिया रास जो भी आए वो आंसर। अब V2 ढूंढना है, V2 में क्या करोगे भाई, V2 किधर गया, तो भाई I इंटू R2 करोगे। I कितना है 0.25, R2 कितना है 4, जो भी आए वो आंसर। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग ढूंढ सकते हो, बराबर है। इसमें किसी को कोई डाउट दिक्कत प्रॉब्लम हो तो पूछ लो या लिख दो। ठीक है, हमारे पास जगह इस बार बहुत कम है, छोटी छोटी स्लाइड्स बन गई है मुझसे। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हम लोग, बट विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। जैसे कि मान लो एक में ही समय, अभी जब हम लोग आई वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब थोड़ा सम्स के लिए ज्यादा जगह रख देंगे। और मेरा थोड़ा आज राइटिंग पैड भी बेचारा गर्म हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग में भी फर्क आ रहा है उसकी वजह से। सुबह से लेक्चर ही चल रहे हैं आज बेचारे, इसीलिए। ठीक है, कोई नहीं, चल। इन द सर्किट डायग्राम गिवन फिगर 12.10, भाई टेक्स्ट बुक निकाल के बैठो, फिगर 12.10 देख ही लो, बाद में आप लोग के क्वेश्चंस आएंगे, सर 12.10 तो किधर है। तो 12.10 बेटा टेक्स्ट बुक में है, पेज नंबर मेरे ख्याल से कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है या 12.10 डायग्राम के लिए कौन सा गया पेज नंबर। हाँ, चलो भाई 213 अगर नई टेक्स्ट बुक है तो, पुरानी वाले भाई थोड़ा ढूंढ लेना। ठीक है, हमको मालूम नहीं है भाई पुरानी में क्यों किस तरह से। ठीक है, चलो छोड़ो। तो सपोज द रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3, तो भाई दिया हुआ है R1, यहाँ से ही लिखना शुरू कर देते हैं क्योंकि मुझे लगता है जगह बड़ी चाहिए होगी इस सम के लिए। ठीक है, R1 कितना है भाई, तो बोला 5 ओम है सर। R2 कितना है, तो बोला 10 ओम है सर। R3 कितना है, तो बोला 30 ओम है। मैंने बोला बेटा वेरी गुड, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्ट। कितना है भाई, तो 12 वोल्ट की सर बैटरी है। ओके गुड, कैलकुलेट ए एंड बी। अभी ये क्या ढूंढना है, करंट थ्रू द ईच रजिस्टर। ओ माय गॉड, आई ढूंढनी है। ठीक है, टोटल आई भी ढूंढना पड़ेगा, देख लो। तो टोटल आई भी ढूंढना है। ओके, तीसरा क्या ढूंढना है, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस ढूंढना है। माय गॉड, आर इक्विवेलेंट भी ढूंढना है। चलो भाई 12.10 फिगर देखा होगा तो पता चल गया होगा कि भाई तीनों जो है वो पैरेलल में। ठीक है, तो पहले एक एक करके बेचारे के I1 I2 और I3 ढूंढते हैं। तो भाई सबसे पहले I1, पहली सिंपल फॉर्मूला ही आपको लिख देते हैं भाई, सीधे सीधा 6 नहीं लगाते। ठीक है, क्रिस गेल नहीं होते, थोड़ा बेसिक से बैटिंग करते हैं। यस, देखो भाई R1 इज इक्वल टू V1 बाई I1। अब यहाँ पे आप कर सकते हो I1 इज इक्वल टू V1 बाई R1। सिमिलरली R2 भी ढूंढ सकते हो V2 बाई I2 करके, तो यहाँ पे भी भाई कर सकते हो I2 इज इक्वल टू V2 बाई R2। देखो V कॉमन है तो V कॉमन रहेगा क्योंकि पैरेलल रेजिस्टेंस है, तो ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, V कॉमन लगा दो। ठीक है, R3 इज इक्वल टू V3 बाई I3, और V भी लिख सकते हो, तो मैं लिख सकता हूँ I3 इज इक्वल टू V3 बाई R3।
ठीक है। तो रेजिस्टेंस 1 दिया रखा है, 2 दिया रखा है और 3 दिया रखा है, तीनों दिया रखा है, तो आप इससे ढूंढ सकते हो। अच्छा, अब ये I1, I2 और I3 तीनों का टोटल करेंगे तो हमको ये मिल गया, हमको A। अब B के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल I जो है वो कितना होगा, तो क्या भाई I1 प्लस I2 प्लस I3, तो इसका जो आंसर आया वो, इसका जो आंसर आया और इसका आया, ये तीनों का आंसर मिला के जो मिलेगा वो होगा I। अब C, आर इक्विवेलेंट ढूंढना है यार, इजी है, पहले भी ढूंढ सकते थे। 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, थोड़ी सी जगह कम बट 1/r3। ठीक है, तो तीनों रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं तो बोलता हूँ भगवान की दया से ये क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाए और सब बच्चों को 2 मार्क्स आ ही जाए। ठीक है, गुजरात बोर्ड या CBSE 2 मार्क का क्वेश्चन है, मस्त बढ़िया तरीके से, अगर भगवान की दया रही 3 मार्क में पूछ लिया तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वैसे पेपर स्टाइल कम फॉलो होती है आजकल, बट फिर भी चलो फिर से 12.9 में इन फिगर 12.12। ठीक है भाई, तो 12.12 की फिगर देख लो, उसमें आपको रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2, मतलब R1 और R2 जो है वो पैरेलल में है। और उसी तरह जैसे ले ले भाई R3, R4 और R5, ये दोनों भी पैरेलल में है। मान लो इसका कुछ बना R डैश और इसका कुछ बना R डबल डैश, तो ये दोनों किस में है भाई, तो ये दोनों फिर से किस में रखेंगे, क्वेश्चन बोलो, सीरीज में रखोगे या पैरेलल में, देखो फिगर। चलो उसके लिए ट्विस्ट रखते हैं, पहले कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, तो मतलब ये जो मैंने आपके लिए ट्विस्ट रखा वो तो आपको पता चलना ही पड़ेगा। दूसरा, टोटल करंट इन द सर्किट, बराबर है, टोटल करंट भी पूछा है। ओके, तो सबसे पहले तो R1 और R2 का R डैश ढूंढ लो। अच्छा, अब मैं ये पूरा नहीं ढूंढ पाऊंगा तो सीधा आपको बता देता हूँ कि भाई R डैश कुछ 8 ओम आएगा आपका। ठीक है, आपको ढूंढने के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 फॉर्मूला, मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस की फॉर्मूला लगानी। R3, R4, R5 के लिए कुछ R डबल डैश में जो है वो हम लोग ले लेते हैं 10 ओम, हमारा कुछ बन रहा है। ठीक है, अब ये दोनों जो है ना, R डैश और R डबल डैश, वो दोनों दोस्तों सीरीज में है। बहुत से बच्चे क्या भूल करते हैं, दोनों को पैरेलल में लेने की भूल करते हैं, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला। देखो आप लोग फिगर देखो, यहाँ पे तो अपने पास नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक में आप लोग फिगर देखो कि 12.12 का फिगर में R1, R2, R3, R4, R5, मतलब R1, R2 को हमने क्या लिया है भाई, R डैश, और R3, R4, R5 को हमने क्या लिया है, डबल डैश। चलो एक बार ट्राई करते हैं फिगर बनाने की, कुछ इस तरह से है। कोई भाई ड्राइंग पे हंसना मत, अरे यार। तो ये कुछ R3, R4 और R5 कुछ बन रहा है। ये आपका R डैश हो गया, ये आपका R डबल डैश हो गया। ठीक है, तो ये जो R डैश और R डबल डैश है वो M मीटर से जुड़ा हुआ है, मतलब ये दोनों सीरीज में है। मतलब ये क्या करोगे, 10 प्लस 8 18 करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, सीरीज, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 18 ओम। माइंड से गेम कर, माइंड से गेम कर, समझ रहे हो, ऐसा वैसे नहीं, माइंड से खेलो। ठीक है, अब टोटल करंट पूछा है। ओ माय गॉड, अब टोटल करंट कैसे ढूंढे। देखो भाई मेरे पास ना तो यहाँ पे R इज इक्वल टू V/I नाम की एक फॉर्मूला थी। अब मुझे क्या करना है, टोटल करंट ढूंढना है, तो I को बनाया बली का बकरा, V/I, R हो गया। देखो V V V V V 12, अच्छा R R R R R 18, अच्छा 2 का टेबल आता है या 3 का आता है, कट कर दो। ठीक है, 2 या 3 के टेबल आ रहे हैं, अब सोचो, कोई 13 या 14 का भी नहीं पूछ रहा, एटलीस्ट आने चाहिए 20 तक के टेबल दो, बट छोड़ो, बात ही नहीं करते। 2 और 3 का टेबल तो आता है ना, सॉल्व कर दो। ठीक है, और उससे सॉल्व ना हो दोस्त, तो फिर समझ गए मेरा फेमस डायलॉग, भगवान भगवान। चलो छोड़ो बात। ओके, सबको सेट तो हो रहा है ना भाई, किसी को नहीं दिखे ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा मुझे डबल मेहनत हो रही है, साथ ही साथ मुझे टेक्स्ट बुक भी चलाती जानी पड़ रही है, बिकॉज आपकी फिगर्स इसमें आ नहीं रही थी। ठीक है, मैंने ट्राई किया कुछ फिगर डालने के लिए, बट हो नहीं रही थी, सो इट्स ओके, हम कुछ दूसरी बार करेंगे।
हम भी सीख ही रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। तो जैसे आप भी पढ़ना सीख रहे हो ऑनलाइन, वैसे हम भी पढ़ाना सीख रहे हो ऑनलाइन। चलो, एन इलेक्ट्रिक आयन कंज्यूम्स एन एनर्जी, ओ माय गॉड, अब एनर्जी की बात आ गई। आई थिंक कि पहले हमको एक क्वेश्चन से पहले कुछ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में जान लेना चाहिए। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या? आप बोलोगे सर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अगर मैं साथ में बोलूं सर, तो एक सिंपल लॉजिक है, जहां जहां से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वहां वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वहां वहां पे सर इलेक्ट्रिक करंट होंगे। सही बात है, अब बिल्कुल सही हो कि भाई वहां वहां पे इलेक्ट्रिक करंट होंगे, बट क्वेश्चन वहां पे नहीं है कि वहां वहां पे इलेक्ट्रिक करंट होंगे। क्वेश्चन वहां पे है कि जहां जहां से इलेक्ट्रिक करंट जाएगा वहां वहां पे कुछ गरम गरम, मतलब कि हीट जो है, अब केमिस्ट्री होता तो मैं बोल देता कि भाई एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, फिजिक्स में कैसे बोलूं कि भाई ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये तो बोल नहीं सकते। अब ऐसा तो चलता नहीं है कि भाई बोल नहीं सकते, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअली, तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि भाई सर अगर फ्रिज गर्म हो जाए तो प्रॉब्लम होता है, एसी गर्म हो जाए तो प्रॉब्लम होता है, टीवी गर्म हो जाए तो प्रॉब्लम होता है, ट्यूबलाइट गर्म हो तो प्रॉब्लम होता है। लेकिन आयन तवा जो इलेक्ट्रिक वाला आता है, ठीक है, वो बड़े बड़े डोसा के जो रेस्टोरेंट होता है उसमें यूज होता है। या फिर सर ले लेते हैं आयन, बहुत इजी एग्जांपल, प्रेस करने के लिए, सर वो गर्म हो तो काम है, गर्म ना हो तो मुश्किल है। तो भाई हम ह्यूमन बीइंग कितने स्वार्थी लोग हैं, आप सोचो ना, फिजिक्स में ही सोचो कि कहीं पे अगर कोई चीज गर्म हो रही है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से तो हमको प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे कोई चीज गर्म हो रही है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से तो हमें बहुत मजा आ रही है, वो हमारे लिए यूजफुल है, ये हमारे लिए हार्मफुल है। अब कैसे, चलिए इक्वेशन से समझते हैं ऐसे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई V इज इक्वल टू W/Q, सर बच्चों को पता है, ओके क्लियर हुआ। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू VQ, ओके। अब मुझे जानना है कि भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस तरह से कुछ है कि P इज इक्वल टू VQ/T, बराबर है, अथवा मैं इसको लिख सकता हूँ V/I। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि I इज इक्वल टू Q/T, बराबर है, और आपको ये भी पता होना चाहिए Q इज इक्वल टू IT। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे सर ये तो बहुत ही बेसिक चीज आपने पढ़ा दी, बेटा बेसिक चीज नहीं पढ़ाई। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय टाइम होता है, बराबर है। वर्क की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने पहले से इक्वेशन लिख के रखे, अगर हम लोग बहुत ही फॉर्मली लिखने जाए तो कुछ इस तरह से मैंने किया हुआ है, ठीक है, कि भाई ये वाला इक्वेशन था पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, सिंपल इक्वेशन था, उसमें वर्क की जगह पे मैंने क्या किया, V इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज को लगाया हुआ, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 5, बोल सकते हैं, ओके। अब substituting the value of Q by T, या Q by T is I, बराबर है, तो P is equal to VI, बराबर है। क्लियर हुई बात सबको, किसी को कोई डाउट दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा फॉर्मूला क्या याद रखोगे, P is equal to V into I, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। अच्छा इसको रब कर देते हैं, ज्यादा ओवर राइटिंग मुझे पसंद ही नहीं है, यस अलग कर देते हैं, P is equal to V into I। क्लियर हुई बात, देखो ये है, या फिर लिख सकते हो ना P is equal to V Q/T, कुछ नहीं किया, I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। अच्छा एक और फॉर्मूला आप इसमें लिख सकते हो, H is equal to I²/RT। बिग क्वेश्चन, सर आया कहां से, क्वेश्चन नहीं पता चला, बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसकी फॉर्मूला कुछ P इंटू टी होती है मेरे ख्याल से, या एनर्जी की फॉर्मूला होती है ना पावर इंटू टाइम, समझ रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 11 है ना, वर्क एनर्जी 9th में फिजिक्स में पढ़ के आते हैं सर, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो उसमें कुछ पढ़ा था, वर्क इज इक्वल टू P इंटू टी या E इज इक्वल टू P इंटू टी, इट इज समथिंग इक्वल। तो ये क्या हुआ भाई, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अच्छा पावर की फॉर्मूला कौन सी लगाए, कौन सी लगाए, कौन सी, ये लगा दे, ओके। तो VIT हो जाता है, ठीक है, VIT तो एक कॉलेज भी है। अच्छा इसको ज्यादा लिखते हैं सर, तो कुछ सर इस तरह से होता है कि I²RT क्यूब
तो भाई सर मैंने v की फॉर्मूला थोड़ी बहुत लगाई, सर मैंने q की ये i की फॉर्मूला भी थोड़ी बहुत लगाई और t की लगाई, तो थोड़ा बहुत काम हो गया। जैसे r इज इक्वल टू वी बाई आई होता है, तो v इज इक्वल टू आई आर भी होता है, तो एक आई था और एक आई लग गया। जैसे v इज इक्वल टू आई आर अगर हम लोग यहाँ पे लगा दे, स्क्वायर नहीं है, v इज इक्वल टू आई आर, तो i एक बार था तो आई आर का आर, टी का टी, वैसे का वैसा। ठीक है, तो देखो तुम लोगों की टेक्स्ट बुक के जो पहले के एग्जांपल्स मतलब फॉर्मूलाज थी और एग्जांपल्स थे, वही वापस के वापस यूज हो रहे हैं फॉर्मूला बनाने में, समझ रहे हो? तो कोई हार्ड चीज नहीं है। बच्चों को रेजिस्टेंस तक बहुत मस्त आ जाते हैं, बाद में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आते आते वो थोड़ा करंट घुमा जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्लियर हुई बात सबको? 100% ओके। एक और क्वेश्चन, पावर भी साथ में समझ ही लेते हैं, ठीक है, फिर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं हमारे, करके खत्म करेंगे। 12.10, 12.11, 12.12 एंड 13। बाद में थोड़ी बहुत टिप्स दे देंगे कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, बट पढ़ने वालों के लिए टिप्स, वैसे ही मत कर देना काम, ठीक है। चलो फिर एक बार रिवीजन भी ले लेंगे, डोंट वरी, ठीक है, टेंशन मत लो। ओके बच्चों, एक मिनट। ओके, बीच बीच में अपन को कैमरा और सब कुछ सेटिंग चेक करनी पड़ती है कि ये लाइव चल रहा है तो सही सही दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं दिखेगा तो भी इश्यू, ठीक है। ओके, एक मिनट, सारी एप्लीकेशंस चेक करते हैं। क्या भाई, क्या तकलीफ है? चलो दिख रहा है सबको, मतलब आवाज भी सही आ रही होगी, बैकग्राउंड नॉइज भी अभी तो थोड़ी न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। थोड़े टाइम में माइक बाइक भी आ जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, तो टेंशन ना लो ना मुझे दो। चलो, क्या पढ़ रहे थे भाई? इलेक्ट्रिक पावर। ओके, क्या होता है पावर? तो आप लोग बोलते हो सर पावर मतलब क्या होगा यार? हमारे घर में जो आता है तो हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि भाई आज पावर नहीं, आज पावर नहीं है, आज पावर का कट है, ठीक है, तो यही होगा सर पावर, और तो क्या होगा? नहीं बोल सकते हो कि ये पावर है, बट बाहर कभी कभी दोस्तों को ये भी बोलते हो ज्यादा पावर मत कर, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा पावर है, उसमें ज्यादा ही पावर है, चलो निकाल देंगे आज, कुछ ऐसा बोलते होंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट में भी कोई ऐसा बोलता होगा, ठीक है। तो पावर की कुछ फॉर्मूला हमने पहले लिखी थी, वर्क बाय टाइम, सही है यानी, ठीक है। अब उसी के ऊपर से हमारे पास एक फॉर्मूला आई थी, P इज इक्वल टू वी आई, सही है, सब कुछ सब्सटीट्यूट करवा करवा के लाया था ये फॉर्मूला, ऐसे ही तो नहीं आ गई, क्लियर है। अब पावर की जो फॉर्मूला है V इंटू आई, उसके ऊपर से हमने अलग अलग चीजें की, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट मतलब टाइम रेट, ऑब्वियसली द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, बराबर है। तो P इज इक्वल टू वी बाई आई, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर या वी स्क्वायर बाई आर। अब ये नहीं पता हो आप लोगों को तो बेटा थोड़ा वीडियो पीछे रिवाइंड कर लो, ठीक है। जो 1.5x या 1 की स्पीड में देख रहे हैं तो नॉर्मल स्पीड में कर दो, क्योंकि हमारा दिमाग उतनी स्पीड में नहीं चलता, ठीक है। अब ऐसा यूनिट क्या है पावर का, तो आप लोग बोलोगे सर वो तो बहुत ही इजी है, वॉट है। बाद में हम लोगों ने देखा भाई कि यहाँ पे भी स्टैंडर्ड चीज 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, बराबर है, सही बात है सर, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमर्शियल यूनिट्स भी यूज होते हैं, किलो वॉट आवर भी यूज होता है। किलो वॉट आवर मतलब क्या? 1000, 1 किलो वॉट मतलब क्या, पहले तो ये जान। तो 1000 वॉट, और टाइम रेट कितना होगा, तो भाई 3600 सेकेंड, 60 इंटू 60, एक घंटे में इतना, बराबर है। तो 1 किलो वॉट आवर मतलब क्या, तो भाई 1000 वॉट इंटू 60 मतलब कितना हुआ, 1 2 3 3600, मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 36 1 जा 36, तो कुछ क्या है 3.6 इंटू 10⁶ जूल कुछ आया, ठीक है। इसको यूनिट भी बोला जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, ये सब कुछ आपको मैंने करवा दिया। अब हैंड राइटिंग के लिए आज बेटा कुछ ज्यादा बोलना मत, बिकॉज
समझ रहे हो ना, बेचारा टैबलेट भी गर्म हो चुका है लिखने के लिए, तो थोड़ा देख लेना। क्लियर हुई भाई बात सबको? ओके भाई 12.2 एंड इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ वी, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220, करंट कितना है 0.5, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? इजी, P इज इक्वल टू V इंटू आई। ये देखो भाई वोल्ट का वोल्ट है, कहाँ पे गया, एम्पियर का एम्पियर है, 50 है भाई 5 लिख सकते हो, चलो छोड़। तो 220 इंटू 0.50 जो भी आए वो तुम लोगों का आंसर। अच्छा मैंने एक सम पीछे स्किप कर दिया, चलो वो देख लेते पहले। भाई सबको इलेक्ट्रिक पावर हो गया ना, क्योंकि मुझे लगा थोड़ा फास्ट हमने कर लिया, ठीक है, बट बच्चों को मोस्टली मैंने ये समझा दिया है तो कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं। अच्छा, an electric iron consumes an energy at the rate of 840 watt, कितना 840 वॉट की एनर्जी वो बेचारा ले रहा है, ठीक है। तो कर दो भाई यहाँ पे टिक, when hitting it maximum rate, hitting is at maximum rate and 360 watt when hitting is at minimum, oh my god, बहुत वोल्टेज कितना है यहाँ पे भाई, तो कि भाई 220 सर, what are the current and resistance, ठीक है चलो बता देते हैं। पावर कितना दिया हुआ है भाई तुम लोगों को, तो क्या पावर सर हमको कहा गया मैक्सिमम ये P1 और कुछ मिनिमम था ये P2 ले लेते हैं सर इसको, ठीक है। तो कर सकते हो P1 इज इक्वल टू V1 V इंटू आई, बराबर है, पहले तो V1 या I, ओके। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, I इज इक्वल टू V1 बाई, सॉरी P1 बाई V1 इधर गया रबर, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, I इज इक्वल टू क्या होगा भाई P1 बाई V1 होगा, ये कलर हमको पसंद नहीं है यार, चलो पहले से अच्छा हो गया ये। P1 840, P2 360, दोनों वॉट में है, टेंशन वाली बात नहीं है। V कितना है भाई, तो 220 वोल्ट है, ओके। रेजिस्टेंस ढूंढना है सर, करंट ढूंढना है सर, ओके दोनों में ढूंढना है, ओके नो प्रॉब्लम। P इज इक्वल टू V बाई आई, सिंपल फॉर्मूला से, ठीक है। अपने पास क्या दिया रखा है, P और V दिया रखा है, I1 ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर I1 इधर P1 लिख दो, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा P1 बाई V, P1 कितना है भाई 840, V कितना है भाई 360, अरे 220 है भाई, क्या कर रहे हो, यस कितना दिया रखा है 220, जो भी करो वो डिस्क आउट डाउन, ठीक है। यहाँ पे ले लो P2 इज इक्वल टू V बाई I2, इधर से I2 इज इक्वल टू P2 इंटू V, P2 कितना है, P2 कितना है फटाफट 360, वोल्ट कितना है भाई 220, डिस्क आउट टुश, ठीक है। तो दोनों पावर मिल गए, मतलब दोनों करंट मिल गए, पावर तो पहले से थे मैक्सिमम और मिनिमम, अच्छा लिख भी देते अच्छा लगे तो, ये वाला भैया आपका मैक्सिमम है, ये वाला भैया आपका मिनिमम है, ओके। अब क्या ढूंढना है, रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस के लिए क्या लगता है V इंटू आई, तो लिखो भाई R1 इज इक्वल टू V बाई I1, ओके। V कितना है भाई, V भाई कितना है, V 220, कॉमन ही है यार, क्या करते हो, I1 जो है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना, R2 क्या है दोस्त, ओके भाई V बाई I2, V कितना है भाई 220, I2 जो है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना, ठीक है। अच्छा मैं कोई भी न्यूमेरिकल्स इसलिए नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टेक्स्ट बुक पड़ी है, आंसर बाजू में से 2 मिनट में मिल जाएंगे, वो टेंशन मत लो, ठीक है। मेहनत नहीं करनी ऐसी बात नहीं है, बट खुद से सॉल्व करो, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर दोस्तों सबको, मजा आ रही होगी, तो काम करना और तो कुछ नहीं करना, ठीक है, काम ही करते रहना, और तो क्या होगा भाई, देखो 100 जूल हीट दिया हुआ है, मतलब एच कितना है 100 जूल दिया रखा है, आई प्रोड्यूस्ड, मुझे थोड़ा ये नीचे लेना पड़ेगा, each second in a resistance is 4 ohm, find the potential difference across the resistance, क्या करेंगे यार, इजी करना पड़ेगा इसको कुछ करके। तो पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला तो कुछ V इज इक्वल टू आई आर है, अब यहाँ पे R अपने पास है, I तो अपने पास है नहीं, तो एक मिनट कुछ इस तरह से जुगाड़ लगा सकते हैं क्या, I स्क्वायर RT, क्योंकि भाई हाँ लगा सकते हैं सर, फिर से I तो है नहीं,
तो क्या करेंगे, सर आई को ढूंढ ले, कर सकते हो। कलर कौन सा ले, हाँ ये वाला। नहीं मजा आई यार, कलर में मजा नहीं आ रही। अच्छा, आई को इधर ले तो हो जाता है कुछ, आई स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाई आर टी। अच्छा सर, आई स्क्वायर में जरूरी नहीं है, तो आई इज इक्वल टू रूट ऑफ एच बाई आर टी कर सकते हो क्या, या फिर बाद में स्क्वायर भी निकाल सकते हो, जो भी इजी पड़े, ठीक है। तो कुछ आई आपका 5 एम्पियर आता है, जो बच्चे बोल रहे थे कि सर आप लिखते नहीं हो आंसर, लो बस आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो V इज इक्वल टू आई आर हो गया, आई आपका 5 है, आर आपके पास था, तो 5 4 जा 20। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन ये होगा सर टाइम क्या लिया आप लोगों ने, टाइम तो मैंने 1 सेकेंड लिया, क्यों, फॉर ईच सेकेंड। क्वेश्चन पढ़ो, 2 3 बार पढ़ लो, ठीक है, आंसर ऐसे ही आ जाएगा, क्वेश्चन में से आधा आंसर दे देते वो लोग, ठीक है। बट क्वेश्चन पढ़ने की ट्राई करो, ऐसे ही मत जाओ कि ओके हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो, क्लियर हुई बात। ओके, लास्ट सम और बाद में चैप्टर खत्म, हम लोग करेंगे रिवीजन फटाफट, ठीक है, इसके बाद। ओके, सो एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर rated 400 watt, oh my god, 400 watt, operates 8 hours a day. What is the cost of energy to operate it for 30 days at 3 rupees per kilowatt hour? ये तो यार सस्ता हुआ, है ना, 3 रुपीज में दे रहे हैं, बहुत इजी चीज कर रहे हो, थैंक यू उनको बोल देना। चलो, हमको तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, तो क्या करेंगे 400 इंटू कितने डेज है भाई, 30, कितने घंटे है भाई, तो कि 8 आवर्स ही चलने वाला है एक दिन में, मुझे लगता है कोई शॉप में होगा 8 घंटे की ड्यूटी पे, ठीक है, कोई नहीं, चलो कर दो इंटू 8, बराबर है। तो कुछ आपका 30 इंटू 8, 8 इंटू 3600 करके कुछ अराउंड 96 किलोवाट आवर आएगा, ठीक है, इतना कुछ आपका इसमें आ रहा है। अच्छा, अब क्या करोगे, द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर फॉर 30 डेज इज 3 रुपीज पर किलोवाट आवर। अच्छा, अब 96 रुपीज 1 किलोवाट आवर के 3 रुपए, ठीक है, सस्ता पड़ रहा है उनको। 96 किलोवाट आवर के कितने, क्वेश्चन मार्क को रखो इतने, 96 इंटू 3 किलोवाट आवर, जो भी है कितना है भाई, आंसर कुछ 288 रुपीज आया है, ठीक है। तो कुछ इतना पड़ रहा है उन लोगों को, तो थोड़ा बहुत वोकल फॉर लोकल या लोकल फॉर वोकल जैसा है, सस्ता हो गया है थोड़ा, ठीक है, बट अच्छा है, अपने व्यापारियों को काम आएगा। तो कुछ इतना हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है। 12.5 से आज शुरू किया था, उसकी 2 फॉर्मूला दी, एक आपकी टेक्स्ट बुक वाली, एक टेक्स्ट बुक के बाहर की। तो फटाफट 1 मिनट में ये सब को भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एक बार ये देख लो, बाद में 12.6 देख लो, एक एक करके हम सारे सम्स अभी 15 मिनट्स में देख लेते हैं, ठीक है, तो मोस्ट ऑफली अपना सारा काम हो जाएगा, क्लियर। एक बार फिर से देख लेते हैं, देखो इसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, लेंथ दी हुई है, टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि ये सब चीजें आप लोगों को दी रखी है, ये मैंने एक फॉर्मूला थी उसमें क्या किया, सिर्फ सब्सटीट्यूट किया, तो क्या हुआ, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। अब क्या किया मैंने, रो की जो ए है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो भाई एरिया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैंने क्या किया, पाई आर स्क्वायर एरिया को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। मान लो यहाँ पे इस तरह से सब्सटीट्यूट नहीं करना है आपको, डी स्क्वायर का डी मतलब डी का डी ही रखना है, डायमीटर का डायमीटर ही रखना है। तो आप क्या कर सकते हो, पाई डी स्क्वायर बाय 4 है, ठीक है। रेडियस क्या होता है, तो भाई 2r इज इक्वल टू डी, मतलब रेडियस डबल होता है डायमीटर से, या फिर बोल सकते हैं डायमीटर इज इक्वल टू, सॉरी रेडियस डबल होता है डायमीटर से, ठीक है, तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2 भी हो सकता है। तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैंगनीज जो है उसके लिए
यूज होता है, मतलब ये सब में वो जो मेटल है आपका वो मैंगनीज, आप यूज भी मतलब याद भी रख सकते हो। शायद से तो मेरे ख्याल से इतना नहीं पूछेंगे कि भाई ये टेबल में कौन सा था, बट फिर भी याद रख लो ना, एक ही चीज है 1.83 तो कुछ आसपास आए तो मैंगनीज होता है। ओके, 4 ohm resistance wire is double, calculate the new resistance of the wire। बराबर है, हमें क्या ढूंढना है, न्यू रेजिस्टेंस जो होता है वायर का वो ढूंढना है। ठीक है, तो अपने पास एक रेजिस्टेंस था, उसकी फॉर्मूला हमने लग दी, R1 इज इक्वल टू रो L बाई ए। R1 क्या था 4 ओम, तो रो L बाई एल भी क्या होगा 4 ओम। यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा प्रिसाइज नहीं लिखा, बट यहाँ पे कुछ इस तरह से हो सकता है, रो L बाई ए इज इक्वल टू 4 ओम, इस तरह से। ठीक है, अब I2 इज इक्वल टू रो L बाई टू है, तो आपको पता है लेंथ डबल हो रही है, 2x या 2L जो भी आप लेना चाहो, मतलब x या L से कोई फर्क पड़ता नहीं है। 1/4 का 1/4 कर दिया, रो L बाई ए था उसकी जगह पे मैंने क्या किया, सब्सटीट्यूट किया, जो ये रो L बाई ए है उसको सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 4 किया और ये हो गया 1, I2 इज इक्वल टू 1। क्लियर हुई बात सबको? 100%। ओके गुड। 12.7 बहुत ही इजी सम था, मैंने बोला कि मैं प्रार्थना करूंगा कि आपको यही सम आए। 3 चीजें पूछी थी, टोटल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और आई। ठीक है, सॉरी इसने इसके बाद वाले सम की प्रार्थना करनी थी नहीं, बट फिर भी कर लो। ठीक है, तो ये वाला सम भी हो सकता है, इजी है। फिर 12.8 इसमें हमने सीरियसली प्रार्थना की थी कि भाई ये आ जाए। ठीक है, आई मिल जाएगा, टोटल आई मिल जाएगा, टोटल आर मिल जाएगा। टोटल आई और टोटल आर की फॉर्मूला आपको पता है, फिगर में दिया रखा है कि भाई ये पैरेलल है, तो ये भी आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 12.9 फिगर मैंने बता दी, R1 और R2 R डैश, R3 R4 R5 का R डबल डैश। अब दोनों वो दोनों R1 R2 पैरेलल में, R3 R4 R5 पैरेलल में। अब जो R डैश और R डबल डैश थे वो सीरीज में, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, 12.10 हो गया मेरे ख्याल से आपका क्लियर। तो मोस्टली सारे सम्स मैंने हो जाए ऐसे ही रखे ज्यादातर। ठीक है, टेक्स्ट बुक के ही हमने किए, कुछ नया तो किया नहीं है। ठीक है, 12.11 में एक थोड़ी सी दिक्कत है, h इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर टी हमने पढ़ा है, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाई आर टी होता है। तो भाई अब आई स्क्वायर को अगर आप लोग ऐसे भी लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, आई स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाई आर टी, फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कर देना। ठीक है, h की कुछ 100 दी हुई है, r की कुछ 4 दी हुई है, 1 इंटू, तो जो भी आए वो तुम लोगों का आंसर, और बाद में आई स्क्वायर जो है उसमें से स्क्वायर रूट निकाल दो या स्क्वायर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। h बाई आर टी 5 एम्पियर हो जाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पहले सारी फॉर्मूला मैंने क्या करवाई आपको, रिवाइज करवा दी। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और कहाँ गई भाई 5। ठीक है, ये वाली भी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता, तो ये सारी फॉर्मूला रिवाइज करवा दी और उसके ऊपर से ये डेरिवेशन से फॉर्मूला बना दी। तो आप सब बच्चों ने लाइव क्लास में बोला था सर हमको ये सारी फॉर्मूलास लिस्ट कर दो, तो ये सारी फॉर्मूलास एक ही पेज में लिस्ट हो गई है। ठीक है, वैसे तो कुछ इसमें ज्यादा फॉर्मूला है नहीं, कुछ मोड़ नहीं सकते, कुछ तोड़ नहीं सकते, तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला वाला कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से अब रही नहीं है। तो फटाफट ये फॉर्मूला लिखनी हो तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल दो, या फिर मैं ये शेयर करूंगा, आप टेंशन मत लो। इलेक्ट्रिक पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, और यहाँ पे भी ये सारी फॉर्मूला फिर से रिपीटेशन हुआ। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, तो ये तो स्टैंडर्ड यूनिट के लिए है। अब ये वॉट जो है वो पावर का यूनिट है। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए, और ये भी एक साइंटिस्ट की मेमोरी में ही था, तो ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं था। ठीक है, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। अब 1 किलोवाट जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट यहाँ पे लिया जाता है, और 1 किलोवाट आवर मतलब क्या, कि जैसे हम लोग यहाँ पे बोले टाइम, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ फ्लोइंग द इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज पावर। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब किलोवाट है, तो यहाँ पे जो टाइम होने वाला है उसका वो भी क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा। मतलब कितना होगा, 1 आवर में उन्होंने दे के रखा है, इसमें दे के रखा है 1 आवर। क्लियर हुई बात सबको? 100%। ओके, 12.12 इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 220 वॉट, तो P इज इक्वल टू VI, बहुत ही इजी फॉर्मूला। और यहाँ पे
सबसे पहले आपने क्या किया, टोटल जो यूनिट थे वो ढूंढे और उसको मल्टीप्लाई किया, चौकड़ी रास डांडिया रास, पैसे वाला सम है, गुजरातियों का फेवरेट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही सस्ते में एनर्जी मिल रही है, तो देख लेना। क्लियर हुई बात बच्चों सबको? चलो, थैंक यू दोस्तों, टाइम पे होमवर्क करिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको जो भी मटेरियल दे रहा हूँ वो सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, ये चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करेंगे उसकी इजी ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले टेक्स्ट बुक गो थ्रू करिए। टेक्स्ट बुक में क्या करोगे, थियरी पढ़ोगे, बाद में येलो बॉक्सेस जो है वो पढ़ लोगे, ठीक है। साथ ही साथ समरी भी प्रिपेयर कर लोगे। बेटा एक एक चैप्टर ही ऐसे प्रिपेयर करना है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो, तो ये हो गई टेक्स्ट बुक, ठीक है। अब उसमें क्या करोगे, टेक्स्ट बुक में अगर न्यूमेरिकल है तो वो सॉल्व कर लो, उसमें एग्जांपल्स हो तो एग्जांपल्स या इलस्ट्रेशन बोलो, जो भी बोलते हो वो, या फिर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो भी कर लो, ठीक है। इस चैप्टर में दोनों है। उसके बाद टेक्स्ट बुक के बीबीक्यूज जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खूब इंपॉर्टेंट है, आ ही सकते हैं, फिगर्स जो होती है और एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो होते हैं, इतना बेटा कर ही लेना है। और उसके बाद लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर्स और अपनी स्कूल के पेपर्स तो अभी नहीं होंगे, तो सैंपल पेपर्स ले लो, ठीक है, कोई भी अच्छे पब्लिकेशन के, या मुझे डीएम करना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इतनी चीज कर लो भाई, बहुत ही सही प्रिपरेशन हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी, अच्छे लेवल पे वर्क हो जाएगा और सबको फायदा ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से करो तो इजी पड़ेगा मेरे ख्याल से। बाकी तो आप सब जानते ही हो कि भाई बिट थोड़ा टफ है, लेकिन भाई ये टफ भी आप ही बना रहे हो, कुछ ज्यादा टफ इसमें है नहीं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार सारी स्लाइड गो थ्रू कर रहा हूँ, एक एक मिनट के लिए रुकूंगा, कोई भी चीज में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना। इलेक्ट्रिसिटी, मोटिवेशन, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता होना चाहिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, ए मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। 12.1 से लेके 12.13 तक के सारे न्यूमेरिकल्स की सारी फॉर्मूला, उसमें भी 12.5 में एक ट्रिकी फॉर्मूला है तो वो खास ध्यान रखनी है, और एक 12 मेरे ख्याल से 10 में है, ठीक है। वाटर ट्यूब प्रेशर, ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन रियोस्टेट और रेजिस्टेंस के बारे में, देन पैरेलल और सीरीज रेजिस्टेंस, ए मीटर, ओके। देन सब चीजों के मतलब इजी फॉर्मूलाज जो है रेजिस्टर्स की वो मैंने दी हुई है। ओके, या एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, ये चीज मैं मानता हूं, तो करिएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। यस, ये आपका वो ट्विस्टिंग सम, ठीक है। तो आज ये सब कुछ हमने किया, आज इतना रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं, फटाफट आप लोग भी अच्छे से प्रिपेयर कर देना, ठीक है।